साल 2010 तक बाबा रामदेव के साथ हमेशा एक आदमी खड़ा दिखता था, राजीव दीक्षित। ये रामदेव का सहयोगी था और साथ में रामदेव के भारत स्वाभिमान आंदोलन का सचिव भी। जब रामदेव ने मार्च 2010 में इस आंदोलन के तहत भारत स्वाभिमान पार्टी बनाई तो उसको भारत के कोने कोने तक फैलाने की जिम्मेदारी भी अपने साथ राजीव दीक्षित को दी। इसके लिए देश भर में भारत स्वाभिमान यात्रा चलाई गई। नवंबर 2010 के आते आते यात्रा को लगभग 2 महीने हो चुके थे, लेकिन ये अभी भी जारी थी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में राजीव दीक्षित की यात्रा छत्तीसगढ़ में होने वाली थी। इस हफ्ते वो छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सभा कर चुके थे। अगला पड़ाव था बेमेतरा शहर। 30 नवंबर को बेमेतरा में भाषण देने जाना था, लेकिन 29 नवंबर को बेमेतरा जाते हुए रास्ते में उन्हें लगा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये सभा करने से मना कर दिया। बेमेतरा के करीब उनकी तबीयत और बिगड़ गई, इसलिए वो रास्ते में एक आर्य समाज गेस्ट हाउस में रुक गए। यहाँ राजीव दीक्षित वॉशरूम गए, बहुत देर तक लौटे नहीं, तो बाकी के साथियों को शक हुआ। उन्होंने वॉशरूम में जाकर देखा तो राजीव नीचे पड़े हुए थे। शायद उन्हें दिल का दौरा आया था। जब इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो फोन करके इनके भाई प्रदीप दीक्षित को बताया गया। प्रदीप दीक्षित ने इनसे बात करने की इच्छा व्यक्त की तो जो लोग राजीव दीक्षित के साथ थे उन्होंने बताया कि नाजुक हालत के चलते राजीव बात नहीं कर सकते। अस्पताल पहुंचने के बाद अगले दिन 30 नवंबर को यानी इनके 43वें जन्मदिन पर इनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद आस्था चैनल पर आकर रामदेव कहते हैं, मैं बेमेतरा नहीं था, लेकिन मैंने राजीव से इलाज के दौरान 1 घंटे बात की। मैं उसे दवाई लेने के लिए मनाता रहा। रामदेव ने आगे कहा कि राजीव को बीपी, शुगर और दिल की बीमारी थी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि प्रदीप दीक्षित को रामदेव के लोगों ने बताया कि राजीव बात करने की स्थिति में है नहीं, तो रामदेव से उन्होंने 1 घंटे बात कैसे कर ली। दूसरा ये कि राजीव दीक्षित ने कभी भी अपने भाई प्रदीप दीक्षित को क्यों नहीं बताया कि उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारी है। क्या उन्हें सच में ये बीमारियां थी? क्या राजीव दीक्षित की मौत स्वाभाविक थी या इसमें कोई साजिश थी? उनकी मौत के समय अस्पताल में क्या हुआ? परिवार को क्या बताया गया और बाबा रामदेव की भूमिका क्या थी? उनकी अचानक और रहस्यमयी मौत के पीछे क्या कोई गहरा राज छुपा था? फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में बात राजीव दीक्षित, उनकी मौत और उसमें रामदेव की भूमिका की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। राजीव दीक्षित के साथ भारत स्वाभिमान पार्टी के तहत रामदेव 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन 2010 में राजीव दीक्षित की मौत हो जाती है और रामदेव 2014 में चुनाव नहीं लड़ते हैं बल्कि अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। व्यापारिक पटल पर उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां पहुंचना सफल व्यापारियों के लिए भी सपने जैसा होता है। रामदेव के व्यापारिक साम्राज्य और उसमें शामिल तिकड़मों पर एक वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि राजीव दीक्षित के साथ रामदेव की यात्रा अधूरी क्यों रह गई और राजीव दीक्षित की मौत के बाद रामदेव ने वो रास्ता छोड़ क्यों दिया। बात राजीव दीक्षित की मौत और उसमें रामदेव की भूमिका पर भी होगी, लेकिन उस सबसे पहले जानिए राजीव दीक्षित के बारे में। तो साहब, राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ। कुछ न्यूज वेबसाइट्स के अनुसार उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की। हालांकि इसको लेकर कुछ विवाद भी है। साल 2015 में एक आरटीआई के जवाब में आईआईटी कानपुर ने बताया कि राजीव दीक्षित नामक छात्र उनके यहां से पास आउट छात्रों की लिस्ट में नहीं है। जब ये लगभग 17 साल के थे तब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद इनका नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ। राजीव दीक्षित ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन की। इनका दावा था कि भोपाल गैस त्रासदी अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी। इसे भारतीयों पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अंजाम दिया गया था। यहां से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की और लगभग 8 सालों तक अकेले ही विदेशी कंपनियों को घेरते रहे। साल 1992 आते आते राजीव दीक्षित ने इस मुहिम को आजादी बचाओ आंदोलन का नाम दे दिया और इसी नाम से एक संस्था बना ली। इसका मकसद था भारतीय लोगों, उनकी संस्कृति और देश की अर्थव्यवस्था पर हो रहे विदेशी कंपनियों और पाश्चात्य सभ्यता के हमले का विरोध करना। यहां से इन्होंने देश भर में हजारों भाषण दिए और अपने संदेश को सीडी और कैसेट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया। इन भाषणों में राजीव दीक्षित कहते थे कि भारत का वर्तमान लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी
जैसा है और इसे बदला जाना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव दीक्षित के विचार थे कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। उनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में चला जाता है। भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन से प्रेरित बताने वाले राजीव 500 और 1000 रुपयों के नोट बंद करने की सलाह देते थे। राजीव दीक्षित के हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनका मानना था कि इनसे भारत आत्मघाती स्थिति में चला जाएगा। राजीव दीक्षित कहते थे कि देश के विचारकों ने खेती के क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। राजीव दीक्षित मॉडर्न मेडिसिन की आलोचना करते हुए कहते थे कि विदेशी कंपनियों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लोग और ज्यादा बीमार होते चले गए और कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया। वो आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर बताते हुए कहते थे कि भारत का मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद पर आधारित होना चाहिए। स्वदेशी की वकालत करते हुए राजीव दीक्षित ने ऐसे पर्चे बंटवाए जिनमें लिखा होता था कि कौन सी कंपनी विदेशी है और कौन सी भारतीय। स्वदेशी और भारतीयता की वकालत करने वाले राजीव दीक्षित की नीयत हो सकता है अच्छी रही हो, लेकिन उनके दावे उटपटांग थे जिनका ना कोई सर था और ना ही कोई पैर। उनका एक दावा यह भी था कि अमेरिका जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को पैसा देता है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल सके और कश्मीर मसले पर भारत की नाक में दम कर सके। ऐसा ही एक दावा उनका प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर भी था, जिसमें वो कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना एक ही कॉलेज में पढ़े थे और एडविना से दोनों लगे हुए थे। एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। एडविना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थी जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा कराया गया। ऐसी ही कई और दावे हैं जिनका कोई तुक नहीं है। राजीव दीक्षित खुद के बारे में कहते थे कि उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की थी और CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च का काम किया था। फिर उनकी रिसर्च के लिए जर्मनी का मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट अरबों डॉलर देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी रिसर्च किसी और देश के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने रिसर्च बेचने से इनकार कर दिया। इन दावों के लिए कोई सबूत नहीं है, न ही आज तक एंटी ग्रेविटी पर उनका रिसर्च पेपर सामने आ पाया है। इन दावों की वजह से इन्हें लोकप्रियता भरपूर मिल रही थी और 2000 के दशक तक आते आते इनकी संस्था आजादी बचाओ आंदोलन के पास पैसा भी आने लगा। जब पैसा आता है तो अपने साथ विवादों को लेकर भी आता है। राजीव के साथ भी ऐसा ही हुआ। साल 2004 में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन संस्था, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके पैसों का गलत इस्तेमाल किया और अपने भाई को फायदा पहुंचाया। इन आरोपों के बाद उनका इस संगठन से रिश्ता बिगड़ गया। इसी साल रामदेव, जो उस समय योग सिखाने वाले एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, उनकी मुलाकात राजीव दीक्षित से हुई। दोनों की मुलाकात नासिक में हुई और धीरे धीरे दोनों के विचार मिलते चले गए। एक तरफ रामदेव भारतीय परंपरा और योग के प्रतीक बन चुके थे, वहीं दूसरी तरफ राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों के विरोध और स्वदेशी विचारधारा के प्रबल समर्थक बन चुके थे। अर्थव्यवस्था और राजनीति पर राजीव के विचार आम जनता को गहराई से प्रभावित करते थे। रामदेव भी इस चमक का फायदा उठाने लगे। उन्होंने राजीव को अपने योग कैंपों के मंच पर जगह देना शुरू किया। राजीव के भाषण रामदेव के समर्थकों पर तेजी से असर डाल रहे थे। रामदेव समझ चुके थे कि योग और स्वदेशी को एक साथ मिलाकर एक बड़ी राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। इस ख्याल के साथ बाबा रामदेव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन्हें एहसास था कि सिर्फ योग से बात नहीं बनेगी, अब राजनीति में उतरने के लिए उन्हें राजीव दीक्षित जैसे चेहरों की जरूरत है। राजीव दीक्षित, जो पहले ही आजादी बचाओ आंदोलन से थोड़ा अलग हो चुके थे, अब रामदेव के मंच को एक नया प्लेटफॉर्म मानकर सक्रिय हो गए। रामदेव मंच से योग करते और राजीव दीक्षित वहां राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भाषण देते। अब राजीव दीक्षित आस्था जैसे धार्मिक चैनलों पर भी दिखाई देने लगे। रामदेव के समर्थक अब राजीव दीक्षित को भी रामदेव की ही टीम का हिस्सा मानने लगे थे, लेकिन रामदेव के करीबी सहयोगियों बालकृष्ण को राजीव की ये बढ़ती लोकप्रियता रास नहीं आ रही थी। बालकृष्ण राजीव को बाहरी आदमी की तरह देखते थे, क्योंकि राजीव दीक्षित दिन ब दिन ज्यादा प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल होते जा रहे थे।
बालकृष्ण राजीव को इतना नापसंद करते थे कि अगर दोनों एक ही कमरे में होते तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इसके बावजूद जब भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की गई तो इसमें राजीव दीक्षित को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इस संगठन ने राजनीति में आने की तैयारी शुरू कर दी। 2009 में इन्होंने विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों के साथ मिलकर गंगा सफाई अभियान चलाया। मार्च 2010 में भारत स्वाभिमान पार्टी लॉन्च की गई, जिसमें 2014 के चुनाव लड़ने की योजना थी। इस वीडियो में इस कहानी के आगे का हिस्सा प्रियंका पाठक नारायण की किताब गॉडमैन टू टाइकून बुक से लिया गया है, जिसे द प्रिंट ने छापा भी है। तो साहब, पार्टी की स्थापना हुई और पार्टी की स्थापना के कुछ समय बाद ही सितंबर 2010 में पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए रामदेव और राजीव दीक्षित ने भारत स्वाभिमान यात्रा की योजना बनाई। इसमें दोनों नेताओं को देश के विभिन्न जिलों में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करना था। पॉपुलैरिटी के मामले में राजीव दीक्षित ने बाबा रामदेव को पीछे छोड़ दिया था। कहा जाता है कि यहीं से दोनों के बीच दूरियां बनने लगी थी। लंबे समय तक राजीव दीक्षित के सहयोगी रहे मदन दुबे भी इस बात को बल देते हैं। मदन दुबे कहते हैं कि जुलाई 2010 में मैंने उससे यानी कि राजीव दीक्षित से भारत स्वाभिमान आंदोलन का सदस्य बनने के लिए कहा था, तो राजीव दीक्षित ने मुझसे कहा कि अभी इंतजार करो। ये इस बात का संकेत था कि भारत स्वाभिमान आंदोलन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए राजीव दीक्षित अपने सहयोगी मदन दुबे को इससे दूर रखना चाह रहे थे। खैर, कहानी आगे बढ़ी और राजीव दीक्षित ने भारत स्वाभिमान पार्टी के लिए लगभग 2 महीनों तक प्रचार किया और इसी प्रचार के दौरान 43वें जन्मदिन पर उनकी मौत हो गई। दीक्षित की मौत के बाद रामदेव ने उनके परिवार से फोन पर बात की और अनुरोध किया कि उन्हें गंगा के तट पर राजीव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने दें। परेशान परिवार ने रामदेव की योजना पर हामी भर दी, इसलिए दीक्षित के मृत शरीर को चार्टर्ड विमान से सीधे हरिद्वार पहुंचा दिया गया। जब दीक्षित का मृत शरीर हरिद्वार पहुंचा तो लोग उसे देखकर परेशान होने लगे। दीक्षित का चेहरा एकदम बदला हुआ था, यहां तक कि पहचान में आ नहीं रहा था। एक अजीब बैंगनी और नीला रंग, त्वचा कुछ उधड़ी हुई सी लग रही थी। उनकी नाक के पास नीले या काले रंग का खून लगा हुआ था। दीक्षित की अचानक मौत और शरीर के अजीब रंग को लेकर लोगों में शंका पैदा हो गई। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, दीक्षित की अचानक मौत पर साजिशों की बात होने लगी। जल्द ही लोगों ने पोस्टमार्टम की जरूरत पर चर्चा शुरू कर दी। आखिरकार मदन दुबे, जो कि राजीव दीक्षित के सहयोगी थे, उन्होंने जोर से कहा कि लोग चुपके चुपके क्या बात कर रहे हैं, क्या यहां पर कोई धोखा हुआ है? मैं जानना चाहता हूं कि यदि किसी को कुछ गलत लगता है तो पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। उन्होंने अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम की मांग करने वालों से एक याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। रात भर में करीब 50 लोगों के इस पर हस्ताक्षर हो गए। अगली सुबह 6 बजे कोहरे में 9 लोगों का समूह रामदेव के पास याचिका लेकर गया, जहां एक सुरक्षा कर्मी द्वारा उनको अंदर जाने से रोक दिया गया। उस 2 मंजिला इमारत में जिसमें रामदेव रहते थे, मदन दुबे ने गार्ड से कहा, ठीक है, अंदर जाइए और बाबा जी को बता दीजिए कि अगर वो हम लोगों से नहीं मिलते हैं तो दीक्षित के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंत में रामदेव 7:30 बजे एक बैठक करने के लिए मान गए और उन्होंने मदन दुबे तथा उनके सहयोगियों को अंदर बुलाया, लेकिन उनके सेलफोन उनसे ले लिए गए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने अपने फोन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। मीटिंग में मदन दुबे रामदेव के सबसे करीब बैठे और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए 50 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को रामदेव को सौंप दिया। रामदेव ने दुबे से कहा, तो तुम चाहते क्या हो? दुबे ने जवाब दिया, हम सभी आजादी बचाओ आंदोलन के संरक्षक हैं और हम पोस्टमार्टम चाहते हैं। रामदेव ने जवाब देते हुए कहा, ये मौत तो प्राकृतिक है, इसके लिए पोस्टमार्टम की क्या जरूरत? इस पर दुबे ने कहा, हमें कुछ संदेह है, इसलिए पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, ये बहुत स्पष्ट है। रामदेव ने जवाब दिया, मैंने स्वयं डॉक्टर्स से बात की है, मेरे पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट है जिसमें वो सब कुछ है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल का दौरा पड़ जाने से राजीव दीक्षित की मौत हुई है। दुबे ने कहा, हमें इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं, हम पोस्टमार्टम चाहते हैं। उस समय मदन दुबे की बातें सुनकर रामदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रामदेव ने पोस्टमार्टम की बात को नकारते हुए कहा कि पोस्टमार्टम हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस पर दुबे ने कहा कि राजीव दीक्षित का कोई धर्म नहीं था, उनका धर्म देश के प्रति उनकी सेवा थी। उन्होंने कभी भी खुद को किसी भी धर्म का व्यक्ति नहीं कहा, इसलिए आप हिंदू धर्म के बारे में चिंता करना छोड़िए और पोस्टमार्टम करवाइए। इससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा, जो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी, अन्यथा उंगलियां उठती रहेंगी। आगे दुबे ने कहा कि आपने कुछ लोगों के साथ राजीव दीक्षित का झगड़ा हुआ था ना?
आपके लोग उसके साथ भेदभाव करते थे, ये भी सच है ना? मुझे पता है कि वो परेशान थे कि राजीव दीक्षित जैसे कुछ बाहरी लोग कहीं से आकर भारत स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय सचिव बन गए। उन्हें इस बात की ईर्ष्या थी कि हजारों लोग राजीव से मिलने आते थे। इसके बाद करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। आखिरकार रामदेव ने कहा, ठीक है, हम सब हॉल में चलें जहां दीक्षित का शव रखा है, और वहां चलकर उन लोगों से और दीक्षित परिवार से तथा उनके संबंधियों से बात करते हैं। ये विचार तर्कसंगत लग रहा था, लेकिन रामदेव अपनी कार में अपने लोगों के साथ बैठ गए और चले गए। दुबे और उनकी पार्टी के अन्य लोग हॉल तक पैदल चलकर गए, जो कि 20 मिनट की पैदल दूरी पर था। दुबे और बाकी लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही रामदेव हॉल में पहुंच जाते हैं, माइक को पकड़ते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग मुंबई से आए हैं, वो मुझसे दीक्षित का पोस्टमार्टम कराने के लिए कह रहे हैं। मृत शरीर के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति हिंदू धर्म में नहीं है। फिर भी हॉल में मौजूद शोक करने वालों में से एक हरियाणा के डॉक्टर सुमन, जो भारत स्वाभिमान आंदोलन और राजीव दीक्षित के काम से निकटता से जुड़े थे, उन्होंने खड़े होकर कहा, तो आप शव का पोस्टमार्टम करवा क्यों नहीं देते? खुले तौर पर सवाल पूछने के कारण रामदेव बहुत नाराज हो गए और कोई भी जवाब देने के मूड में थे नहीं। अपने लोगों की ओर वो मुड़े और उन्होंने आदेश दिया, शव को अंतिम यात्रा की तरफ ले जाया जाए। शमशान घाट पर जाने का समय मूल रूप से 11 बजे निर्धारित किया गया था, अभी 9 ही बजे थे। रामदेव के लोगों ने शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया। शव को जल्दी ही एम्बुलेंस पर लदवा दिया गया और शमशान घाट पर जाने के लिए तैयार हो गए। दुबे अभी हॉल तक पहुंचे भी नहीं थे कि राजीव के शरीर को एम्बुलेंस में लाद दिया गया था। शव को एम्बुलेंस पर लदे हुए देख राजीव के भाई प्रदीप दीक्षित ने एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की, क्योंकि एक बार शरीर का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद पोस्टमार्टम का सवाल ही नहीं बचता था। लेकिन रामदेव के आदमी रुके नहीं, शव को ले गए। जैसे ही काफिला शमशान घाट पहुंचा तो वहां पहले से ही हजारों लोग इकट्ठा थे। रामदेव अचानक प्रदीप दीक्षित की तरफ मुड़े और कहा, देखो, अगर आप चाहें तो हम पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। प्रदीप दीक्षित ने जवाब में कहा कि स्वामी जी, अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब बाद में प्रदीप दीक्षित से पूछा गया कि रामदेव से उस समय ऐसा क्यों कहा उन्होंने, तो प्रदीप दीक्षित ने बताया, उस समय मुझे क्या कहना चाहिए था मैं नहीं समझ पाया। हर कोई शमशान घाट पहुंच चुका था, मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। लोग मेरे लिए कई प्रकार की बातों की कानाफूसी कर रहे थे। अगर वो सच कह रहे थे तो क्या गारंटी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खरीदा नहीं जाता? मैं उन्हें अपमानित करने के मूड में नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद जब राजीव के लैपटॉप और उनके 2 फोन को उनके परिवार को वापस लौटाया गया तो उन्होंने पाया कि इन सभी डिवाइसेस का डेटा पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया था। राजीव दीक्षित के अंतिम संस्कार वाले दिन से शुरू हुई अफवाहें आज भी बाबा रामदेव का पीछा कर रही हैं। राजीव दीक्षित की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उनकी अचानक मौत, बाबा रामदेव के बयानों में उलट पुलट और पोस्टमार्टम न होने की जिद ने इस मामले को और पेचीदा बना दिया। क्या यह सचमुच नॉर्मल मौत थी या इसके पीछे कोई गहरी चाल थी? उनके शरीर का रंग बदलना, लैपटॉप और फोन का डेटा गायब होना और रामदेव के करीबियों के साथ उनकी अनबन, ये सब सवाल एक ऐसी गुत्थी बनाते हैं जो आज तक नहीं सुलझी और शायद आगे भी ना सुलझ पाए। आपको क्या लगता है राजीव दीक्षित और रामदेव के रिश्तों के बारे में? आपके कोई सवाल हैं, सलाह हैं, सुझाव हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।